हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आपका फिर से बायो की क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि हम चैप्टर कर रहे थे क्लास 11 बायो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे साइटोकाइनेसिस। हमारा नेक्स्ट हार्मोन है। हमने ऑक्सिन और जिबरलिन पढ़ लिया है। अब हम करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की डिस्कवरी जो एफ स्कूग और उसके कोवर्कर ने की थी। ठीक है, तो एफ स्कूग और उसके कोवर्कर ने की थी साइटोकाइनेसिस की डिस्कवरी। अब ना जो स्कूग था ना, अभी यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप बनाया है, इससे आपको याद रहेगा। जो स्कूग था ना, उसने ना वर्क किया कैलस के ऊपर। कैलस क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, तो इसने क्या किया, कैलस के ऊपर काम किया। जब इसने कैलस में ऑक्सीजन डाला तो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं हुई, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुई। जब ना स्कूग ने कैलस में ऑक्सीजन डाला और ऑक्सीजन के साथ डीएनए एक्सट्रैक्ट और ईस्ट और कोकोनट मिल्क डाला ना ऑक्सीजन के साथ, स्कूग ने किया, क्या किया, कैलस और कैलस में डाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डीएनए एक्सट्रैक्ट, ईस्ट और कोकोनट मिल्क डाला, तो डिफरेंशिएशन हुई। तो मतलब इससे स्कूग को पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है और इसके साथ जो भी ये डीएनए एक्सट्रैक्ट, ईस्ट और कोकोनट मिल्क है, इनमें से एक ऐसा सब्सटेंस है जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिलर एट अल। मिलर एट अल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की। कहाँ से की? डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ आउटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, अब ये क्या है हैरिंग, ये क्या है ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। तो जो ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए है ना, उसके डिग्रेडेड प्रोडक्ट से मिलर एट अल ने फर्स्ट साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की। और ये साइटोकाइनिन जो है विच हैड अ पावरफुल साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग इफेक्ट। तो ये जो है वो, ये विच हैड जो कि ये जो है पावरफुल साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग इफेक्ट कॉज करता है। अब इसको समझते हैं। तो मिलर ने क्या किया, एक हैरिंग फिश है ना, उसका स्पर्म एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, मिलर ने हैरिंग फिश का स्पर्म लिया। एक फिश होती है हैरिंग फिश, मिलर ने उस फिश का स्पर्म लिया। उस स्पर्म का जो डीएनए है उसमें सब्सटेंस पाया गया जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। और जो स्पर्म के डीएनए में सब्सटेंस पाया गया उसको काइनेटीन बोलते हैं। ठीक है, उसको काइनेटीन बोलते हैं। ठीक है, जो स्पर्म के डीएनए में सब्सटेंस पाया ना, जो साइटोकाइनेसिस करता है, उस सब्सटेंस को काइनेटीन बोलते हैं। काइनेटीन जो है वो प्लांट से नेचुरली नहीं मिलता है। ठीक है, अब आगे है। तो ये है इस पूरी लाइन का मतलब कि मिलर एट अल ने फर्स्ट साइटोकाइनिन कहाँ से डिस्कवर किया? हैरिंग फिश के स्पर्म से जो स्पर्मेटिक डीएनए मिला, वो स्पर्मेटिक डीएनए सब्सटेंस है जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, और इस सब्सटेंस को काइनेटिन बोलते हैं, और ये प्लांट से नेचुरली नहीं मिलता है। तो इसलिए जो वो साइटोकाइनेसिस को काइनेटीन N6 फरफरल अमाइन बोलते हैं। काइनेटीन N6 फरफरल अमाइन बोलते हैं काइनेटीन को। ये जो है वो सिंथेटिक, अब ये काइनेटीन जो है N6 फरफरल अमाइन जो है, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है, इस जो कि जिसे प्यूरिन बोलते हैं। ये जो है नेचुरली प्लांट से नहीं मिलता है, नॉट अकर नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है ना, तो काइनेटीन N6 फरफरलमाइन जो है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, जो कि ये प्यूरिन प्यूरिन होता है इसमें, और ये जो है वो प्लांट से नेचुरली नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन जो कि अनराइप मेज ग्रेन और कर्नल से मिलता है। तो बेटा जो मतलब मक्की का दाना होता है ना, अनराइप, उससे, और जिसको कर्नल्स बोलते हैं, उससे हमें जो है उससे फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया। तो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज आइसोलेट फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन और कर्नल, जिसको जियाटीन बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहला नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ से मिला? अनराइप मेज ग्रेन से मिला। ठीक है, और इसको जियाटीन भी बोलते हैं। ठीक है ना,
तो इसको जियाटीन भी बोलते हैं। तो मतलब मक्की के दाने से, अनराइप मक्की के दाने से जो पहला नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया उसको जियाटीन बोलते हैं, ठीक है। और इसको ना जो ये साइटोकाइनिन है ना, नेचुरल साइटोकाइनिन, इसको जो है कोकोनट मिल्क से भी आइसोलेट किया गया। तो जो जियाटीन है फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, जिसको मेज ग्रेन, अनराइप मेज ग्रेन से आइसोलेट किया गया, जिसको जियाटीन बोलते हैं। जियाटीन को बेंजाइल अमीनो प्यूरिन भी बोलते हैं, यानी कि बीएपी। तो जियाटीन जो है वो बीएपी बाप यानी है ना, जियाटीन बाप है सबका। तो जियाटीन बेंजाइल अमीनो प्यूरिन भी बोलते हैं इसको। अब साइटोकाइनिन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में पाया जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने माइंड मैप बनाया है, यहाँ से अगर आप ये याद कर लोगे तो यहीं से काफ़ी क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है डिवेलपिंग शूट बड में पाया जाता है। साइटोकाइनिन रूट अपाइसिस में पाया जाता है। साइटोकाइनिन यंग फ्रूट्स में पाया जाता है। साइटोकाइनिन रूट अपाइसिस में पाया जाता है, यंग फ्रूट में पाया जाता है, डिवेलपिंग शूट बड में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है वो एक एंटी एजिंग हार्मोन है, यानी ये सीन सेंस को रोकता है। साइटोकाइनिन जो है वो सीन सेंस को ओवरकम करता है, इसलिए इसको एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं। साइटोकाइनिन जो है ना वो इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ कट शूट वेजिटेबल और फ्लावर्स, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो है वो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है शूट, फ्लावर्स और वेजिटेटिव। साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब आ गया साइटोकाइनिन जो है इसके काम के हैं। ये लीव्स की ग्रोथ कराता है, यानी कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट बढ़ाता है। साइटोकाइनिन जो है वो शूट एडवेंटिशियस शूट की ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, जिससे फिर प्रूनिंग ओवरकम करता है। तो साइटोकाइनिन जो है क्या करता है? साइटोकाइनिन ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। तो इसमें क्या होता है कि प्रूनिंग होती है, यानी कि डिकैपिटेशन होती है, जो रिमूव कर दी जाती है। कैप और अपेक्स को रिमूव किया जाता है, एपिकल बड को भी रिमूव किया जाता है, ठीक है, जिससे हाइट जो है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस एपिकल डोमिनेंस करवाती है। तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस को बोलते हैं प्रूनिंग और डिकैपिटेशन, जिससे एपिकल बड रिमूव हो जाती है और हाइट नहीं बढ़ती है प्लांट की। साइटोकाइनिन एजिंग को डिले करती है, डिले सीनेंस, ठीक है। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करवाती है। तो यहाँ पे समझिए, ये देखो, ये था प्लांट, ये एपिकल बड है। अब ये कट कर दी तो क्या हुआ? ये कट कर दी तो आपकी जो लेटरल बड है वो फंक्शनल होगी, ठीक है, जिससे कि साइड ब्रांचेस निकली, है ना। तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि पूरे का पूरा प्लांट जो है ना उसको लैब में इन विट्रो कंडीशन, यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशन में बनाया जाता है। मतलब आपने ना एक प्लांट का कोई पार्ट लेना, छोटा सा ऐसे पार्ट लेना कहीं से भी, और उसका आपने ना उसको आपने लैब में ले जाना है और इन विट्रो कंडीशन यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में हूबहू, मतलब कि छोटे से पार्ट से कि फुल प्लांट बनाना, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर वैसा न्यूट्रिएंट देना जो कि प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि टिश्यू कल्चर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, की प्लांट के किसी भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट लेना, ठीक है, उसको लैब में ले जाने और फिर प्लांट का कोई भी पार्ट लेना, लैब में ले जाना और उसको आर्टिफिशियल कंडीशन दे रही, जिसको इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं। तो इससे जो है वो पूरे का पूरा न्यू प्लांट बनता है, तो इसको इन टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एनी पार्ट ऑफ प्लांट मतलब कि एक्स प्लांट, यानी कि जैसे एम्ब्रियो ले लिया, मेरिस्टेम ले लिया, पोलन ग्रेन्स ले लिए, कैलस ले लिया, ठीक है। एम्ब्रियो, मेरिस्टेम, पोलन ग्रेन और कैलस में से कोई भी पार्ट ले लो और उसको लैब में रखना और उसको जो है वो कंडीशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, प्रोवाइड करनी है, आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करनी है, जिससे न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। अब आ गया टिश्यू कल्चर के यूजेस क्या है, सॉरी
इसके ये दिमाग से वो साइटोकाइनिन के यूजेस क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं साइटोकाइनिन की। तो पहली है साइटोकाइनिन के क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है। तो टिश्यू कल्चर, अब जैसे कैलस जो है ना, कैलस को ना आपने क्या करना है, टिश्यू कल्चर में यूज़ करना है, ठीक है ना। तो कैलस की डिफरेंशिएशन करनी है, तो कैलस की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, कैलस को टिश्यू कल्चर में यूज़ करना, ठीक है। तो कैलस को अगर आप टिश्यू कल्चर में यूज़ करना है ना, तो आपने क्या, अब देखो आपने क्या करना है कि ऑक्सिन की कंसनट्रेशन, और जब ऑक्सिन की कंसनट्रेशन और साइनिन की साइटोकाइनिन की कंसनट्रेशन ना इक्वल होगी ना, तो क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी में देना होगा, ठीक है ना। मतलब कि आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, एक मिनट बेटा, मेरा बोलने का मतलब है ना कि अगर आपने ना मतलब कैलस की डिफरेंशिएशन करनी है, कैलस को मतलब टिश्यू कल्चर में आपने यूज़ करना है ना, तो आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन को इक्वल अमाउंट में देना होगा, तभी आपका कैलस डिफरेंशिएशन होगा, कैलस को आप टिश्यू कल्चर में यूज़ कर पाओगे। अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज़्यादा होगा, अगर ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो रूट बनेगा, अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो शूट बनेगा। ये याद रखना, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी साइटोकाइनिन से तो शूट बनेगा, रूट बनेगा, और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ऑक्सिन से तो शूट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ABA, एब्सिसिक एसिड। बेटा एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी जो है ना, इसके लिए ना 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेज हुए, ठीक है, जिससे कि प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन की गई। मतलब यहाँ पे जो है एब्सिसिक एसिड के लिए 3 डिफरेंट रिसर्चेज से 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स मिले। इनहिबिटर जिसको नंबर 1 है इनहिबिटर, नंबर बी एब्सिसन, नंबर 3 डोरमिन, ठीक है। बाद में ये सभी ये जो 3 इनहिबिटर मिले ना, ये जो है ये मतलब ये जो 3 इनहिबिटर है ये केमिकली कैसे थे, आइडेंटिकल थे। ये तीनों इनहिबिटर कैसे थे, केमिकली आइडेंटिकल थे। तो इनहिबिटर हो गया, एब्सिसन हो गया और डोरमिन हो गया, ये केमिकली आइडेंटिकल थे, ठीक है ना। अब ये एब्सिसिक एसिड कहाँ पे पाया गया, डोरमेंट बड, डोरमेंट सीड। तो ये पाया गया डोरमेंट बड में और डोरमेंट सीड में, ठीक है ना। तो डोरमेंट बड और डोरमेंट सीड में पाया गया। मतलब एब्सिसिक एसिड डोरमेंट बड मतलब कि डोरमेंट होता है जहाँ पे जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट नहीं करता, बड जर्मिनेट नहीं करती है। और इसका जो है एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है, तो बायोला ज़ैंथिन, बायोला ज़ैंथिन, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड के फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है। तो एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन एब्सिसिक एसिड का एब्सीजन। एब्सीजन का मतलब होता है कि शेडिंग ऑफ लीव्स फ्रूट्स फ्लावर सीड, यानी कि लीव्स फ्रूट फ्लावर सीड का झड़ना, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड अगर आप स्प्रे करोगे तो लीव फ्रूट फ्लावर सीड झड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा काम है एफसीसी का डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड्स, बर्ड और सीड को इनएक्टिव कर देना, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करना, ठीक है। अगर आप मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी ना, तो आरएनए प्रोटीन बनना रुक जाएगी। फिर अगला एफसीसी एसिड का फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ सीड सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन का स्टॉप होना, ठीक है। तो बेटा एक अब सिसिक एसिड ना एक तरह का ना जिब्रेलिक का एंटी है। तो मतलब सिसिक एसिड ना सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, तो इसलिए इसको एंटी जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर जब लीफ में प्लांट में सिसिक एसिड स्प्रे कर दोगे ना, तो जो लीफ का स्टोमेटा होगा ना वो क्लोज हो जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर नहीं आ पाती है, ठीक है ना, लीफ के अंदर नहीं आ पाती है, और फिर रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब सिसिक एसिड के क्या क्या काम है, एब्सीजन, डोरमेंसी ऑफ बर्ड सीड, फिर मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के इनहिबिशन, मेटाबॉलिज्म के इनहिबिशन, स्टोमेटा का क्लोज होना, डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड, ठीक है। तो ये थी।
अब नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड का यूज़ क्या है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है ना वो एंटी ट्रांसपायरेंट है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब कि ना क्या होता है, अब जैसे ही आप इसका यूज़ करोगे ना तो देखो जैसे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा ना, क्लोज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आए, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो वाटर का लॉस कम होगा। मतलब इससे आप जो है वो एक तरह का वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए एब्सिसिक एसिड का एब्सिसिक ना ट्रांसपिरेशन को रोकता है। अगर आप जिस प्लांट में एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करोगे ना तो उसमें ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, अब एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी भी करता है। मतलब कि ये ना प्लांट की हेल्प करता है कि जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस कंडीशन होगी उसको अवॉइड करे। ठीक है ना, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी भी शो करता है। ये प्लांट की हेल्प करता है कि अन अवॉइड करे अननेसेसरी स्ट्रेस कंडीशन को, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है ये सीड डेवलपमेंट और सीड मैचुरेशन में भी यूज़ होता है। एब्सिसिक एसिड सीड डेवलपमेंट और सीड मैचुरेशन में यूज़ होता है। ये सीड की डेवलपमेंट और सीड मैचुरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन की डिस्कवरी किसने की थी? इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है, इसकी डिस्कवरी कज़न ने की थी। अब इथाइलिन जो है वो कहाँ से ऑब्जर्व किया गया? राइपन्ड ऑरेंज से, पके हुए फल से इथाइलिन ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अब देखा गया कि जो पका हुआ ऑरेंज था ना, राइपन ऑरेंज था, वहाँ से एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ। उस वोलाटाइल सब्सटेंस को बोलते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस होता है जो वेपर की फॉर्म में उड़ता है, उसको इथाइलिन बोलते हैं। इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना। ठीक है ना, अब इथाइलिन गैस जो है वो फलों को पकाती है। ठीक है, सिंथेसिस, अब ये कहाँ पे ये जो है फ्रूट की राइपनिंग में इन्वॉल्व होता है। ये जो है सीन सेंट पार्ट की भी सिंथेसिस करता है। ठीक है ना, अब इसका प्रिकर्सर क्या है? तो इथाइलिन का प्रिकर्सर है मिथियोनाइन अमीनो एसिड। तो मिथियोनाइन अमीनो एसिड जो इथाइलिन का प्रिकर्सर है। अब इथाइलिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये देखो, ये एक माइंड मैप है। तो इथाइलिन कहाँ पाया जाता है? इथाइलिन ऐसे टिश्यू में पाया जाता है जहाँ पे सीन सेंस होती है और राइपन्ड फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इथाइलिन के काम क्या है, इथाइलिन के यूजेस क्या हैं? तो बेटा इथाइलिन जो है वो ट्रांसवर्स ग्रोथ शो करता है। इथाइलिन क्या करता है? ट्रांसवर्स ग्रोथ करता है। ट्रांसवर्स ग्रोथ करता है ये बताऊंगी मैं आपको। इथाइलिन सीन सेंस करता है, इथाइलिन एब्सीजन करता है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करता है, इथाइलिन डोरमेंसी को ब्रेक करता है, इथाइलिन रूट एंड रूट हेयर की ग्रोथ करता है। इथाइलिन जो है वो सेक्स एक्सप्रेशन का सेक्स को भी एक्सप्रेस करता है। इथाइलिन जो है वो इसके यूज़ गया, इथाइलिन फ्रूट को पकाने में काम आता है। इथाइलिन एब्सीजन एंड थिनिंग करता है। इथाइलिन जो है फ्रूट का नंबर बढ़ाता है। इथाइलिन जो है स्टोरेज ऑर्गन की स्प्रोटिंग करता है। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इथाइलिन पहला है कि इथाइलिन जो है वो ट्रांसवर्स ग्रोथ कैसे करता है सीडलिंग की। तो बेटा क्या होता है कि ये देखो, ये आपका सीड है जिसमें 2 कोटिलीडन्स है। ठीक है ना, ये सॉइल के अंदर है। ठीक है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है। तो बेटा ये एक्सिस है ना, तो अब क्या हुआ, एक्सिस जो है ना वो अगर जब आप इसमें ना इथाइलिन डाल लोगे ना एक्सिस में, यहाँ पे, तो एक्सिस ना फूल जाएगी ड्यू टू इथाइलिन। ठीक है, एक्सिस फूल जाएगी और ट्रांसवर्स ग्रोथ शो करेगी। जैसे यहाँ पे आप ना इथाइलिन डालोगे तो एक्सिस क्या करेगी? एक्सिस फूल जाएगी और ये एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स ग्रोथ शो करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रोथ। ठीक है ना, अब विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन जो है ना, अब क्या करता है, मतलब इथाइलिन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करती है डाइकोट के लिए। इथाइलिन जो है वो सीडलिंग की ट्रांसवर्स ग्रोथ करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये सीधी एक्सिस में इथाइलिन डालोगे तो ये जो है ट्रांसवर्स ग्रोथ शो करेगी। ठीक है ना, अब जब एक्सिस स्वेल करती है तो एक्सिस की चौड़ाई बढ़ती है और
चौड़ाई, एक्सिस की चौड़ाई बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, एपिकल हुक्स का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, एपिकल हुक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये सीड है, ये शूट है वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है, ये रूट कैप है, ये प्राइमरी रूट है, ये प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल ने शूट बनाया। ऊपर क्या है, ये शूट की प्रोटेक्शन के लिए, ये जो शूट है ना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे रूट की प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप है, शूट की प्रोटेक्शन के लिए शूट कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस शूट कैप लाइक, शूट की प्रोटेक्शन के लिए जो शूट कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को एपिकल हुक बोलते हैं। तो इथाइलिन जो है एपिकल हुक का निर्माण करता है। इथाइलिन जो है एक्सिस को स्वेलिंग करता है, जिससे कि एक्सिस की विड्थ बढ़ती है। और इथाइलिन जो है वो सीडलिंग की ट्रांसवर्स ग्रोथ करता है, ठीक है। अब आगे है एब्सीजन थिनिंग। क्या होती है एब्सीजन? आपको पता है ना कि शेडिंग ऑफ फूल और फ्रूट का झड़ना। तो एब्सीजन थिनिंग क्या होती है? ड्यू टू एब्सीजन। अब एब्सीजन से क्या होता है, एब्सीजन से क्या होता है कि फलों का और फूलों का नंबर कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, मतलब जो, अब देखो बेटा, किसी प्लांट में जो है ना, वो मान लो कि 100 सेब लगे, एप्पल का प्लांट है 100 और दूसरे में 50 लगे। तो जो, जहाँ पे ज़्यादा फल होंगे तो उनको, उनका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो उनको जो है इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिसमें कम फ्रूट होंगे उनको इक्वली न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब सीज़न के कारण क्या किया गया, अब सीज़न के कारण किसी एप्पल के प्लांट था, उसमें बड़े एप्पल लगे थे, तो अब सीज़न से क्या गया, फ्रूट का नंबर इंक्रीज कम कर दिया गया, ताकि जो है उनको इक्वली न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसी को अब सीजन एंड थिनिंग बोलते हैं। तो इथाइलिन जो है अब सीजन एंड थिनिंग करता है, ठीक है। तो अब सीजन एंड थिनिंग किस में होती है? तो ये होती है कॉटन में। अब सीजन थिनिंग होती है कॉटन में, चेरी में, वॉलनट में। तो यहाँ बेटा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब सीजन थिनिंग किस में होती है? कॉटन, वॉलनट, चेरी। इथाइलिन क्या करती है? इथाइलिन फलों को पकाती है इन क्लाइमैक्टरिक फ्रूट। तो इथाइलिन जो है क्या करती है? फ्रूट राइपनिंग करती है क्लाइमैक्टरिक फ्रूट में। क्लाइमैक्टरिक फ्रूट जो वो फ्लैशी फ्रूट होता है। सडन, इससे क्या होता है कि, क्या होता है, क्लाइमैक्टरिक फ्रूट जो होते हैं ना, सडन रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ राइपनिंग। जैसे राइपनिंग के टाइम में क्या होता है कि अचानक से रेस्पिरेटरी रेट सडन इंक्रीज हो जाता है। और ये जो है फास्ट क्लाइमैक्टरिक प्लांट जो है, ये फास्ट मेच्योर होते हैं और राइपनिंग अक्कर होती है। समझ आ गया? तो क्लाइमैक्टरिक फ्रूट में क्या होता है कि जैसे ही आप इथाइलिन स्प्रे करोगे ना क्लाइमैक्टरिक प्लांट में, तो इसी जिससे फ्रूट राइपन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट सडन इंक्रीज होगा राइपनिंग के दौरान। और राइपनिंग के दौरान ना अचानक से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा और ये ना फल फास्ट मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, जिससे राइपनिंग होगी। समझ आ गया? क्लाइमैक्टरिक फ्रूट, अब ये आपको मैं क्लियर करती हूँ कि क्लाइमैक्टरिक फ्रूट कैसे होते हैं। ये बेटा फ्लैशी फ्रूट होते हैं। इनमें जो है हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो सडनली इंक्रीज होता हुआ दिखता है, ठीक है, और ड्यूरिंग टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। अब क्लाइमैक्टरिक फ्रूट को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टरिक बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो सडनली जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और ये फ्लैशी फ्रूट होते हैं। इथाइलिन जो है, इथाइलिन सीड और बड मेक एक्टिव। इथाइलिन क्या करती है? अब बेटा इथाइलिन का और क्या काम होता है? ये सीड और बड को एक्टिव बनाती है। किसको एक्टिव बनाती है? सीड और बड को एक्टिव बनाती है, जिससे सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और सीड डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया? तो ये देखो, ये इथाइलिन का फंक्शन है ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी का मतलब है कि इथाइलिन जो है ये क्या करती है? सीड को एक्टिव बनाती है। सीड एक्टिव होगा, जर्मिनेशन सीड में स्टार्ट होगी। अब इस डोरमेंसी को तोड़ना है, ये सीड जर्मिनेशन को, ये जो सीड जर्मिनेशन है ना, ये मतलब ये क्या करती है? अगर आप इथाइलिन जो है, इथाइलिन डालोगे तो सीड की डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, मतलब सीड जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो से ब्रेकिंग, इथाइलिन किन किन प्लांट में सीड डोरमेंसी को ब्रेक करती है? तो जैसे पीनट है,
ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, पीनट सीड पोटैटो ट्यूबर, पीनट सीड पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। अब रूट एंड रूट हेयर फंक्शन वाई इथाइलिन, तो आपको पता है ये है रूट और ये है रूट के हेयर। रूट के हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, रूट के हेयर की ग्रोथ इंक्रीज होती है। जैसे रूट हेयर इथाइलिन डालोगे रूट हेयर ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में एब्जॉर्ब होगा और जो कि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अब फ्लावरिंग, ठीक है, तो इथाइलिन जो है वो फ्लावरिंग में भी काम आती है। तो ये क्या करती है, ये मैंगो और पाइन एप्पल के प्लांट में फ्लावरिंग इनिशिएट करवाती है इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये जो है इट इंक्रीज सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल, ठीक है। तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल, इट इंक्रीज सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल, ठीक है। तो ये इथाइलिन क्या करती है, फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करती है, इंक्रीज करती है, सिंक्रोनाइज करती है फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल। ये क्या करती है, इट इंक्रीज फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। तो ये क्या करती है, इथाइलिन जो है कुकुम्बर के प्लांट में फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाती है, यानी कि इसको बोलते हैं सेक्स एक्सप्रेशन। तो बेटा सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है कुकुम्बर के, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कुकुम्बर के प्लांट में फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करती है, यानी कि सेक्स एक्सप्रेशन को बढ़ाती है, ठीक है। ये पाइन एप्पल में क्या करती है, फ्रूट सेट की सिंक्रोनाइजेशन को इंक्रीज करती है। ये रूट एंड रूट है। अब देखो मैंने बताया था ना, इथाइलिन स्प्रे करोगे रूट हेयर बढ़ेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल मिलेगा, प्लांट ग्रो करेगा। ये डोरमेंसी ब्रेक करती है, किस किस में, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, सीड को जर्मिनेट, डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेशन करने के लिए ट्रिगर करती है। तो ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी होती है पीनट सीड में और पोटैटो ट्यूबर में, और ये फ्रूट की राइपनिंग में भी हेल्पफुल है, ये अब सीजन में भी हेल्पफुल है, ठीक है। ये जैसे अगर किसी फ्रूट का नंबर ज़्यादा है तो उसको कम भी कर सकती है इथाइलिन। ये सीन सेंस में भी इथाइलिन एज प्लांट की एजिंग को बढ़ाती है, और ये ट्रांसवर्स ग्रोथ भी शो करती है। तो ये मैंने आपको 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट जो वो समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट टू प्रमोट। तो बेटा देखो, अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करते हैं, और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड एब्सीजन करता है किसका, यंग प्लांट का, ठीक है। तो बेटा एब्सीजन ऑफ यंग प्लांट कॉज बाय ऑक्सिन, ठीक है। तो याद रखना कि आपने ये याद रखना कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करती है, और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या करती है, एब्सीजन करती है, ठीक है। अब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, ऑपोजिट इफेक्ट। तो डोरमेंसी ये क्या करती है, इंड्यूस करती है डोरमेंसी को। तो ये क्या करती है, डोरमेंसी को इंड्यूस करती है, ठीक है। जिबरलिन क्या करता है, डोरमेंसी को स्टॉप करता है, जिबरलिन डोरमेंसी को स्टॉप करता है। इथाइलिन भी डोरमेंसी को स्टॉप करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी को बढ़ाती है, एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को बढ़ाती है, और जिबरलिन और इथाइलिन डोरमेंसी को स्टॉप करती है। ये बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, जिससे पौधा हाइट में बढ़ता है, ठीक है ना। और साइटोकाइनिन जो है ना वो एपिकल डोमिनेंस को स्टॉप करता है, जिससे कि लेटरल ब्रांचेस, पौधा जो है वो चौड़ाई में लेटरल ब्रांचेस होती हैं। अब सीन सेंस क्या होता है, सीन सेंस, अब देखो जो एजिंग होती है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो है वो सीन सेंस करते हैं प्लांट की, ठीक है। लेकिन जिब्रेलिक और साइटोकाइनिन जो है वो स्टॉप करते हैं सीन सेंस को। तो एब्सिसिक और इथाइलिन सीन सेंस को बढ़ाते हैं, और जिब्रेलिक और साइटोकाइनिन जो है वो सीन सेंस को स्टॉप करते हैं बेटा। तो इस तरह से ये आपको ना याद रखने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीड डोरमेंसी होती क्या है, तो बेटा सीड डोरमेंसी होती है जब सीड जर्मिनेट नहीं करता है,
ठीक है। जब बीज जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसको सीड डोरमेंसी बोलेंगे। रीजन क्या डोरमेंसी का? पहला है सीड कोट, दूसरा है एम्ब्रियो, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, तो सीड कोट कैसे? तो बेटा देखो, अगर आपका सीड कोट इम्परमिएबल होगा पानी और न्यूट्रिएंट के, तो सीड के अंदर पानी और न्यूट्रिएंट जो है वो पहुँचने नहीं देगा। ठीक है, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाएगा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है ना वो रूडिमेंट्री और नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है ना, तो जब डोरमेंसी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल यानी रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, और इसमें क्या डोरमेंसी में ना इनहिबिटर होते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड होता है, फिनोलिक एसिड होता है, फ्लूरिक एसिड जो है ना वो टोमेटो की पल्प से एक्सट्रैक्ट होता है। फ्लूरिक जो है टोमेटो के पल्प से एक्सट्रैक्ट होता है। फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ठीक है ना, तो प्रेजेंस ये जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डोरमेंसी इंड्यूस करते हैं। ठीक है ना, तो देखो जैसे एग्जांपल ये बीज है ना, तो इसका एम्ब्रियो क्या है? नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल होगा। अगर एम्ब्रियो ये नॉन फंक्शनल होगा ना एम्ब्रियो, तो ना तो रेडिकल बनेंगे, ना तो प्लूम्यूल बनेगा, ना तो रेडिकल बनेंगे। ठीक है, अब इस डोरमेंसी को आपने ब्रेक कैसे करना है? तो हम डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए मेथड है, पहला है स्कारिफिकेशन, दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्कारिफिकेशन क्या होता है? सीड की ट्रीटमेंट करना। तो सीड की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसमें आप ना सीड कोट को परमेएबल बनाओगे, क्योंकि डोरमेंसी में सीड कोट इम्परमेएबल थी वाटर और न्यूट्रिएंट के। अब इसको परमेएबल बनाना है वाटर और न्यूट्रिएंट के। तो आपने क्या करना है कि इस परमेएबल सीड, इस इम्परमेएबल सीड कोट जो है ना उसको एसिड, अल्कली और नाइफ से ट्रीट करना है। तो एसिड और अल्कली से केमिकल ट्रीटमेंट देनी है सीड को, इम्परमेएबल सीड कोट को, और नाइफ से मैकेनिकल ट्रीटमेंट देनी है, जिससे सीड कोट सॉफ्ट पड़ जाएगी, फिर ये डैमेज हो जाएगी और डोरमेंसी जो ब्रेक हो जाएगी और सीड जर्मिनेट करने लग पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं स्कारिफिकेशन। तो केमिकल ट्रीटमेंट और मैकेनिकल ट्रीटमेंट करनी इम्परमेएबल सीड कोट की, जिससे कि सीड कोट सॉफ्ट पड़ जाएगी, फिर वो डैमेज हो जाएगी और डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और सीड जर्मिनेट होगा। आगे स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है? जिबरलिन, जो ये जो आपका है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिबरलिन्स, तो इससे स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो ये जिबरलिन क्या करता है? ब्रेक करता है डोरमेंसी को और सीड जर्मिनेट होता है। अब इसके लिए जो है लो टेम्परेचर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, आप ये स्ट्रेटिफिकेशन कैसे अचीव होती है? जैसे आपने लो टेम्परेचर लिया और साथ में ली ऑक्सीजन, फिर केमिकल, फिर उसके बाद क्या होगा कि केमिकल अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सीड डोरमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है? स्ट्रेटिफिकेशन होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करके, जो कि जिबरलिन है, और जिबरलिन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेट होता है। तो इसके लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, जिससे अब केमिकल जो है ना, अब ये जिबरलिन अपना काम नहीं कर पाएगा और सीड जो है वो डोरमेंट नहीं होगा। तो जिबरलिन जो है इस डोरमेंसी को तोड़ देगा और सीड जर्मिनेट हो जाएगा। अब आगे देखो, ये है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में प्लूम्यूल और रेडिकल आपने देखे ना, सीड से प्लूम्यूल और रेडिकल की इमर्जेंस। ठीक है, तो सीड की जर्मिनेशन में एपिजियल जर्मिनेशन होती है और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल में क्या होता है कि कोटिलीडन्स जो है वो सॉइल के बाहर आ जाता है। हाइपोजियल में कोटिलीडन्स सॉइल के नीचे रहता है। यहाँ देखो, एपिजियल में क्या हुआ कि कोटिलीडन आपको सॉइल से बाहर दिख रहा है, और हाइपोजियल में कोटिलीडन आपको सॉइल के अंदर दिख रहा है। ठीक है, अब एपिजियल में आपको कोटिलीडन जो है ना, एपिजियल में आपको ना क्या दिखेगा? हाइपोकोटाइल जो है वो, उसके हाइपोकोटाइल ग्रो फर्स्ट एंड इट विल पुश एपिकोटाइल आउट ऑफ सॉइल। तो ये देखो यहाँ पे एपिजियल में क्या होता है? हाइपोकोटाइल ना पहले ग्रो करता है और वो ना एपिकोटाइल को पुश करता है सॉइल के बाहर। तो ये देखो, एपिकोटाइल पहले, एपिजियल में क्या होता है? पहले हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा और ये एपिकोटाइल को पुश करेगा सॉइल के बाहर। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एपिकोटाइल पहले ग्रो करता है। जो हाइपोजियल है ना, उसमें एपिकोटाइल पहले ग्रो करेगा। तो इसमें हाइपोकोटाइल पहले ग्रो किया, इसमें एपिकोटाइल पहले ग्रो करेगा। समझ आ गया आपको? अब देखो, ये एपिजियल और ये हाइपोजियल, जो कि मैंने आपको डायग्राम से समझा दी। अब एपिजियल जर्मिनेशन मस्टर्ड, केस्टर, टैमरिंड, बीन। मस्टर्ड, केस्टर, टैमरिंड और बीन्स में। और हाइपोजियल जर्मिनेशन राइस, मेज, मैंगो। राइस मेज हो गई, ये अनाज हो गई, जैसे ग्राम हो गई, ग्राउंडनट हो गई, ठीक है, और मैंगो होगी, इसमें हाइपोजियल होती है। ठीक है, अब बेटा देखो रेडिकल ना, अब ये हाइपोकोटाइल क्या होता है? ठीक है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, ये हमने पढ़ा ना, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये क्या होता है? तो बेटा ये देखो, ये रेडिकल जो है जिस पॉइंट से निकला, अब ये रेडिकल जिस पॉइंट से निकला, उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है ना, हाइपोकोटाइल। अब ये हाइपोकोटाइल देखो, रेडिकल इस पॉइंट से निकला, अब ये बना हाई, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अब ये जो हाइपोकोटाइल है ना, ये हाइपोकोटाइल जो है ग्रो करेगा, ये ग्रोथ करेगा। इस हाइपोकोटाइल ने क्या की? ग्रोथ की। जब ये ग्रोथ करेगा तो कोटिलीडन्स बाहर आ जाएगा। इस हाइपोकोटाइल ने ग्रोथ की, तो ये देखो कोटिलीडन्स जो है वो बाहर आ गया। अब कोटिलीडन बाहर आ गया, जो सीड का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो बीज का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको एपिकोटाइल कहते हैं। बीज के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। समझ आ गया? तो रेडिकल जहाँ से निकल रहा है उस पॉइंट को कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है ना, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। अब ये हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा और कोटिलीडन्स बाहर आ जाएगा। अब बीज का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको एपिकोटाइल बोल लेंगे। एपिकोटाइल, बीज का ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, और कोटिली ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल बोलेंगे। अब ये एपिकोटाइल और कोटिलीडन्स जो है ना, ये दोनों डिवेल्प करेंगे और शूट और लीफ को बना देंगे। ये एपिकोटाइल और कोटिलीडन्स डिवेल्प करेंगे और शूट और किसको बना देंगे? एपिकोटाइल और कोटिलीडन्स डिवेल्प करेंगे और ये शूट और लीफ को बनाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मैंने डिस्कस भी किया कि एपिजियल में क्या होता है कि कोटिलीडन सॉइल से बाहर होता है, पहले हाइपोकोटाइल आता है, फिर एपिकोटाइल। पहले हाइपोकोटाइल जो है वो ग्रो करता है, फिर ये एपिकोटाइल को पुश करेगा सॉइल के ऊपर। ठीक है, और हाइपोजियल में क्या होता है कि कोटिलीडन जो सॉइल के अंदर ही रहता है और पहले एपिकोटाइल बनता है। अदरवाइज ना पहले हाइपोकोटाइल बनता था, पर इसमें जो है हाइपोजियल में पहले एपिकोटाइल बनता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग। बेटा फ्लावरिंग डिपेंड करती है फोटो पेरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के ऊपर। फोटो पेरियोडिज्म होता है, फोटो मतलब लाइट, पेरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन। ठीक है ना, तो फ्लावरिंग लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड होती है, और वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। ठीक है, अब फ्लावरिंग डिपेंड करती है रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। फ्लावरिंग जो है लाइट ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है, तो डे की फ्लावरिंग जो है वो लाइट पीरियड और डार्क पीरियड पे डिपेंड करती है। ऐसे प्लांट जो फोटो पेरियोडिज्म करते हैं वो फोटो पेरियोडिक प्लांट होते हैं। ठीक है ना, अब आपको पता है फोटो पेरियोडिज्म की डिस्कवरी जो है वो किसने की है? गार्नर और अलार्ड ने। तो गार्नर और अलार्ड जो हैं इन्होंने फोटो पेरियोडिज्म की डिस्कवरी की है। तो फोटो पेरियोडिज्म की डिस्कवरी गार्नर और अलार्ड ने की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये आपका प्लांट है। ठीक है, ये आपका स्टेम अपेक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये हार्मोन है, ये जो हार्मोन है, अब मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। तो फोटो पेरियोडिज्म की डिस्कवरी किस थी? गार्नर और अलार्ड ने की थी। गार्नर और अलार्ड ने फोटो पेरियोडिज्म को टोबैको प्लांट में ऑब्जर्व किया। टोबैको एक शॉर्ट डे वाला प्लांट है। ठीक है, अब ये जो है शॉर्ट डे वाला प्लांट जो है ना, ये डे लाइट पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये मतलब डे लाइट पे फ्लावरिंग नहीं करेगा, ये विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, क्योंकि विंटर में डार्क पीरियड ज़्यादा होता है और लाइट पीरियड कम होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये पत्ता है, पत्ते के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन है। ये फ्लोरिजन हार्मोन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है।
ये पत्ते के अंदर पाया जाता है और ये जो है इसमें लीफ जो है वो लाइट स्टिमुलस रिसीव करता है जिससे फ्लोरिजन हार्मोन जो है इंड्यूस होता है और वो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। और ये ठीक है, अब ये क्या है ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये जो है ना, ये जो शूट मेरिस्टेम है ना, शूट मेरिस्टेम, शूट अपेक्स जो है, जो आपका शूट अपेक्स है वो शूट मेरिस्टेम कंटेन करता है। शूट मेरिस्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में। शूट मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाते हैं जिससे फ्लोरल बड बनता है और फ्लावर बनता है। देखो ये शूट अपेक्स जो है वो शूट मेरिस्टेम कंटेन करता है। शूट मेरिस्टेम जो है फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाइड हो जाता है। फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लोरल बड बनाता है, फ्लोरल बड फ्लावर बनाता है। ठीक है, फ्लोरिजन हार्मोन जो है इसको बेटा आइसोलेट नहीं किया गया है। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस दी गई है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे हाइपोथेटिकल हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो फोटोपेरियोडिज्म जो है वो कहाँ पे देखने को मिली? शॉर्ट डे प्लांट, टोबैको। ठीक है, अब हम करेंगे आगे पिगमेंट करेंगे। तो पिगमेंट जो है वो फाइटोक्रोम है। तो फाइटो मतलब प्लांट, क्रोम मतलब कलर। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन बेस्ड पिगमेंट है। ये जो है क्रोमोप्रोटीन होती है, इसमें प्रोटीन बेस्ड पिगमेंट है, इसमें क्रोमोप्रोटीन होती है। और ये जो क्रोम जो है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले ये पी आर मतलब फाइटोक्रोम रेड लाइट। तो फाइटोक्रोम हार्मोन जो है ठीक है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉरी ये फाइटोक्रोम जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है पी आर और एक है पी एफ आर। यानी कि एक है फाइटोक्रोम रेड लाइट जिसमें कि 660 नैनोमीटर की लाइट होती है। ठीक है, तो फाइटोक्रोम रेड जो है वो 660 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। और फाइटोक्रोम जो फाइटोक्रोम 4 रेड है वो 730 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब जो फाइटोक्रोम रेड है ना वो फाइटोक्रोम 4 रेड में कन्वर्ट होता है, फाइटोक्रोम 4 रेड जो है वो फाइटोक्रोम रेड में चेंज होता है। ठीक है ना, तो ये जो फाइटोक्रोम रेड जो है ना ये जो है डे लाइट में 660 नैनोमीटर डे लाइट में फाइटोक्रोम 4 रेड में चेंज होता है। तो फाइटोक्रोम 4 रेड जो है नाइट टाइम में 730 नैनोमीटर की लाइट में फाइटोक्रोम रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो फाइटोक्रोम रेड जो है ना ये जो रेड है फाइटोक्रोम रेड ये जो है नाइट फॉर्म है और ये फाइटोक्रोम की इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, फाइटोक्रोम रेड जो है फाइटोक्रोम जो रेड है ना ये जो है इसमें जो ये इनएक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम की। ठीक है, और ये नाइट फॉर्म है। और फाइटोक्रोम 4 रेड जो है ना वो डे वाला है, डे फॉर्म है। फाइटोक्रोम 4 रेड जो है वो डे फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम की। अब हम पढ़ेंगे बेटा लॉन्ग डे प्लांट होते हैं ना ये समर सीजन में पाए जाते हैं और इनमें जो है जो डे प्लांट होते हैं लॉन्ग डे प्लांट होते हैं इसमें फाइटोक्रोम 4 रेड का रेट इंक्रीज होता है लेकिन फाइटोक्रोम रेड जो है वो डिक्रीज होता है। अब क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड होता है बहुत सारे प्लांट्स जो है ना वो फ्लावरिंग करते हैं जब वो एक्सपोज करते हैं क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा या फिर क्रिटिकल पीरियड से कम। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग देते हैं जब वो क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा उनकी वैल्यू हो जाए ना तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है ना, और जब ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं ना लेकिन उनकी वैल्यू जो क्रिटिकल पीरियड की वैल्यू से कम हो उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, तो बेटा देखो लॉन्ग डे प्लांट को डे लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, डे ज़्यादा चाहिए होता है, नाइट कम चाहिए होती है। ठीक है ना, तो अगर आप लॉन्ग डे प्लांट को ना मान लो कि उसका क्रिटिकल
पीरियड है 14 आवर है, ठीक है, तो उसे 14 आवर से ज़्यादा लाइट चाहिए। तो इसी ये क्या कर रहा है लॉन्ग डे प्लांट, ये क्रिटिकल पीरियड को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको लॉन्ग डे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिससे आपको याद रहेगा। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि आपका जो फोटो पीरियड होता है ना, जो डे टाइम फोटो पीरियड यानी कि डे वाला टाइम, तो डे जब ज़्यादा होता है क्रिटिकल पीरियड से तो फ्लावरिंग होती है लॉन्ग डे। शॉर्ट डे प्लांट में डे कम होता है, रात ज़्यादा होती है, नाइट का टाइम ज़्यादा लेती है, मतलब डार्क पीरियड ज़्यादा लेते हैं, तो उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। और न्यूट्रल में इक्वल होता है, फोटो पीरियड जो है वो क्रिटिकल पीरियड के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट में फोटो पीरियड जब क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा हो, लाइट ज़्यादा हो ना शॉर्ट डे में, तो फ्लावरिंग नहीं होती। अगर फोटो पीरियड कम हो, डे कम हो, तब फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे प्लांट में। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ना फोटो पीरियड कम है, फोटो पीरियड कम है तो फ्लावरिंग होनी चाहिए ना, लेकिन फोटो पीरियड कम है और हमने ना डार्क में ना थोड़ी सी फ्लैश ऑफ लाइट डाल दी तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब लॉन्ग डे प्लांट जो है उसमें देखो फोटो पीरियड ज़्यादा होता है तो फ्लावरिंग होती है, फोटो पीरियड कम होता है तो फ्लावरिंग नहीं होती। अब फोटो पीरियड कम है तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने ना डार्क में फ्लैश ऑफ लाइट दे दी जिससे डे बढ़ गया तो फ्लावरिंग होगी। समझ आ गया। तो ये थोड़ी इस तरह से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा लॉन्ग डे प्लांट लाइट लविंग प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट में फोटो पीरियड ज़्यादा होता है तो फ्लावरिंग देखने को मिलती है। लॉन्ग डे प्लांट में जो PFR यानी कि फोटो पीरियड जो फाइटोक्रोम 4 रेड जो है इसका रेट कम होता है और फाइटोक्रोम रेड का रेट कम होता है और 4 रेड का ज़्यादा होता है। 4 रेड का ज़्यादा डे में होता है ना, तो इसलिए। तो लॉन्ग डे प्लांट की एग्जाम्पल है वीट गेहूँ, ओट बार्ली, वीट ओट बार्ली, स्पिनच हैनबेन रेडिश, स्पिनच हैनबेन रेडिश, ठीक है। और शॉर्ट डे प्लांट में टोबैको, कॉफ़ी, राइस, सोयाबीन, ठीक है। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट में ये नाइट लविंग प्लांट है, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फोटो पीरियड कम होता है, इसमें ये जो है इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है नॉन इंटरप्टेड डार्क पीरियड, ठीक है ना। तो नॉन इंटरप्टेड डार्क पीरियड मतलब इसमें ना डार्क पीरियड जो है ना, डार्क पीरियड जो होता है उसको ख़राब कर दिया है ना, रिक्वायरमेंट होती है नॉन इंटरप्टेड डार्क पीरियड, है ना। आगे है जो न्यूट्रल होता है उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होती है लाइट और डार्क पीरियड को एक्सपोज करने की। तो न्यूट्रल डे प्लांट को ना टोमेटो और कुकुम्बर, न्यूट्रल है टोमेटो कुकुम्बर। और शॉर्ट डे प्लांट है टोबैको, कॉफ़ी, राइस, सोयाबीन। और लॉन्ग डे प्लांट है वीट और बार्ले, स्पिनच, हैनबेन रेडिश, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेटा जैसे कि फ्लावरिंग डिपेंड करती है लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इधर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिवली होता है ड्यूरेशन और क्वालिटेटिव यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। तो बेटा जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी जाती है तो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है और इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन के लिए कैसा कंडीशन होनी चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए और डिवाइडिंग सेल जैसे बर्ड एम्ब्रियो डिवाइडिंग सेल होने चाहिए। अब इसमें जो है वर्नलाइजेशन का हार्मोन कौन सा होता है, वर्नालिन, इसको आइसोलेट नहीं किया गया इसलिए इसको हाइपोथेटिकल हार्मोन बोलते हैं। ये जो है लो टेम्परेचर में स्टिमुलस रिसीव करता है, शूट अपेक्स लो टेम्परेचर में स्टिमुलस रिसीव करता है। विंटर वेरा अब इसकी जो वर्नलाइजेशन है वो वर्नलाइजेशन जो है किन प्लांट्स में पाई जाती है, तो जो विंटर वैरायटी के एनुअल प्लांट होते हैं ना उनमें वर्नलाइजेशन पाई जाती है। एनुअल प्लांट होते हैं जो जिनका लाइफ स्पान जो है वो 1 ईयर होता है, तो जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, राई, बार्ले, ठीक है ना। तो ये जो है वो वर्नल। अब बाइएनियल प्लांट का लाइफ स्पैन जो है वो 2 ईयर होता है। पहले साल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है यानी कि रूट स्टेम लीव बनते हैं और दूसरे साल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है यानी कि फ्लावर, फ्रूट और सीडलिंग होती है। जैसे एग्जांपल है वेजिटेबल जैसे कैरेट हो गई, शुगर बीट हो गया और कैबेज हो गया, ठीक है। पेरेनियल जो तो एनुअल और बाइएनियल प्लांट में वर्नलाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। बट मैं आपको समझा रही हूँ पेरेनियल क्या होता है। पेरेनियल जिनका लाइफ स्पान जो है वो बहुत सालों तक होता है, जैसे मैंगो
मैंगो की फ्लावरिंग होती है, फ्रूट पैटर्न होता है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। ठीक है बेटा, जो गेंदे का फूल होता है ना वो मोनोकार्पिक होता है, उसमें ना एक साल में मतलब पहले साल फ्लावरिंग आती है, फिर हमें जब फिर वो जो है एक बार फ्लावर आता है, फिर दूसरी बार आपको दोबारा गेंदे का फूल लगाना पड़ता है, फिर दूसरी बार उसी पौधे में सेम उसी पौधे में फ्लावर नहीं आएगा। ठीक है, तो मोनोकार्पिक में फ्लावर फ्रूट जो है वो लाइफ टाइम में एक बार ही आएंगे, जैसे सभी एनुअल और बाइएनियल जो है ना वो मोनोकार्पिक में आते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पिक में फ्लावर और फ्रूट मैनी टाइम आता है। एनुअल प्लांट जो होते हैं ना वो स्प्रिंग वैरायटी में भी होते हैं, विंटर वैरायटी में भी होते हैं, लेकिन जो विंटर वैरायटी के एनुअल प्लांट होते हैं ना वो वर्नलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम केसेस देखेंगे, हमने ना एक विंटर वैरायटी का बीज लिया, उसको हमने उसकी सोइंग कराई, उसको विंटर वैरायटी के बीज को हमने ना प्लांटेड किया। ठीक है, ऑटम सीजन में, ऑटम सीजन होता है अक्टूबर नवंबर महीने में ना मैंने अक्टूबर नवंबर महीने में ना मैंने ना क्या किया कि प्लांट सो किया, विंटर वैरायटी का सीड जो है वो सो किया अक्टूबर नवंबर में। फिर मैंने देखा ना कि दिसंबर जनवरी में ना वो सीड जर्मिनेट हो गए। दिसंबर जनवरी जो विंटर, अक्टूबर नवंबर ऑटम सीजन होता है, दिसंबर जनवरी जो है वो विंटर सीजन होता है। तो मैंने देखा कि दिसंबर जनवरी में वो सीड जो है वो जर्मिनेट कर गया। ठीक है, मतलब विंटर में उसको ना लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिली तो जिससे उसमें फ्लावरिंग आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जनवरी फरवरी में वो सीड जर्मिनेट कर गया और फरवरी मार्च में क्या हुआ कि वो स्प्रिंग सीजन होता है तो उसने ग्रोथ कर ली सीड ने। ठीक है, और हमने देखा कि अप्रैल मई में क्या हुआ कि यानी कि गर्मियों में उसमें फ्लावर और फ्रूट आ गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस हो गया। अब अगला केस है कि हमने विंटर वैरायटी का सीड लिया और उसको हमने प्लांट किया स्प्रिंग सीजन में। विंटर वैरायटी के सीड को हमने फरवरी और मार्च में मैंने प्लांट किया, तो उसमें हमें फ्लावरिंग नहीं देखने को मिली समर में, क्योंकि विंटर वैरायटी जो है ना उनको मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं मिली। ठीक है, फिर तीसरे केस में मैंने क्या किया, विंटर वैरायटी का सीड लिया मैंने, स्प्रिंग सीजन में उसको प्लांट किया, लेकिन प्लांट करने से पहले मैंने उसको ना वेरी कोल्ड ट्रीटमेंट दी, वेरी कोल्ड टेम्परेचर, वेरी लो मतलब कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी। तो मैंने देखा कि उसमें ना समर में फ्लावरिंग आ गई, क्योंकि मैंने स्प्रिंग सीजन में प्लांट किया, उससे पहले मैंने ना उसको कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दी थी। अब मैंने सीड लिया स्प्रिंग वैरायटी का लिया, उसको स्प्रिंग सीजन में प्लांट किया तो फ्लावरिंग आ गई समर में। तो बेटा ये थे केसेस। अब सिग्निफिकेंस करेंगे वर्नलाइजेशन का। तो वर्नलाइजेशन जो है ना वो जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच का जो टाइम गैप होता है ना उसको कम कम करता है। पहले पुराने टाइम में क्या होता कि एक साल एक ही क्रॉप के लिए लगे रहते थे फार्मर, इससे क्या होता था कि उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता था, खर्चा ज़्यादा होता था और इतना उनको मतलब प्रॉफिट नहीं मिलता था। अब क्या होता है कि अब ना वर्नलाइजेशन से जैसे विंटर प्लांट होते हैं ना उनको मतलब कि सीधा आपने क्या करना है कि लो टेम्परेचर कंडीशन देनी और स्प्रिंग सीजन में मार्च प्लांट करना और आपको जो समर में प्लांट मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आप ना एक साल में बड़ी सारी फसलों को उगा सकते हो एक साल के टाइम में, जहाँ पे पहले जो है वो एक साल में एक ही फसल उगाते थे। तो इससे क्या होता है किसानों का जो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है ये। ठीक है, अब दूसरा सिग्निफिकेंस है ये ना प्रिकॉशियस डेवलपमेंट को रोकता है, यानी कि जो अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होती है ना, अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट उसको रोकता है। तो ये जो है वर्नलाइजेशन जो है वो स्टॉप करता है प्रिकॉशियस डेवलपमेंट को। अच्छा, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ लेसन। तो बेटा ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर। तो बेटा जो ये लाइट और डार्क लाइट और डार्क ड्यूरेशन है, इसकी परसेप्शन साइट कौन सी है, तो परमानेंट टिश्यू लीव्स है। ठीक है, विच इज़ इनकरेक्टली मैच। तो इनकरेक्टली मैच आपको अगर लॉन्ग डे शॉर्ट डे न्यूट्रल डे प्लांट की एग्जांपल पता होगी तो आप कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये टोमेटो न्यूट्रल डे प्लांट है, यस। हैन बेन लॉन्ग डे प्लांट है। शुगर केन जो है वो शॉर्ट डे, शुगर एस से याद रखना, शुगर केन शॉर्ट, हैन बेन लॉन्ग डे प्लांट है ना। तो वीट शॉर्ट डे है, नहीं, वीट गेहूँ जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली ये मैच कर है। स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर इन वर्नलाइजेशन इज परसीव्ड बाय।
तो बोलते जो बनलाइजेशन में लो टेम्परेचर दिया जाता है तो वो कौन परसीव करता है उसको, तो उसको सीड का एम्ब्रियो, बड, शूट, अपेक्स परसीव करती है। तो ये थे हमारे इस टॉपिक से बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करिए। तो ये चैप्टर जो है ये चैप्टर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बायो का कंप्लीट होता है। तो जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगी बायो का नेक्स्ट चैप्टर लेके, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।